सबसे पहले तो जोरदार तालियां मांझी साहब के स्वागत के लिए, क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और दलितों की मुखर आवाज हमारे बीच मौजूद है। तो तमाम जो आप सबके कंफ्यूजन पिछले 10 दिनों से चल रहे हैं, जो हंगामा सड़क और संसद पर है, उन सभी पर हम समझेंगे कि अंदरूनी कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है 2025 तक, उनका ये कहते हैं वो कि आगे बढ़ के तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है सर। तो आपका जो मंत्रालय है एमएसएमई, उसका बड़ा योगदान है। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री के बेहद करीबी भी है ये मंत्रालय, और आप भी प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं। तो पूरा विजन क्या है 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए, और जो 2047 का विजन है उसमें आपका योगदान और उसकी क्या प्लानिंग चल रही है सर? मौजूद है और प्रासंगिक है ये, और इसको हम थोड़ा सा बैक में चलेंगे, अपने भारतीय संस्कृति या भारतीय जो हमारे विकास का काल चक्र रहा है उसके पीछे चलेंगे। आज ये बात अलग है, 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं और बड़े बड़े फैक्ट्रियों की बात करते हैं, और आपको मालूम होगा कि शायद हिंदुस्तान में 24,000 फैक्ट्रियां हैं जो अपना काम कर रही हैं। उसमें कितने लोग लगे हुए हैं, कितना और योगदान है, उसके बारे में विशेष नहीं बताना चाहूँगा। हम अपने विभाग के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि जो बैकग्राउंड में ले जाना चाहते थे हम, उसका मकसद मेरा यही था कि उस समय नहीं बैंक होते थे और नहीं कॉइन होते थे। क्या था, वार्टर सिस्टम चलता था, वस्तुओं का आदान प्रदान से काम चलता था, उसी को वार्टर सिस्टम कहा जाता है। अगर सुई मशीन करने वाले दर्जी कपड़ा सीते थे तो अनाज उपजाने वाले लोग उनको उसके एवज में अनाज दे देते थे। माला बनाने वाले लोग को और चीज़ की ज़रूरत थी तो थर्ड से लोग ले लेते थे। कहने का मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान से मेरा सारा काम चलता था। उससे ये हो रहा था कि हमारे हिंदुस्तान में उस समय कोई बेरोजगार नहीं थे। भारत एक क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्रफल का भारत था, और हम कभी बेरोजगारी का दंश नहीं सहे थे, एक बात। दूसरी बात, उस समय जो हमारी स्थिति थी मानसिक और शारीरिक, वो भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। हम विज्ञान में, संस्कृति में, सभ्यता में सबसे आगे थे। इसका कारण ये था कि उस समय आज की जो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग का, आज की जो समस्या है प्रदूषण का, इससे कहीं न कहीं एक चिन्ह नहीं थी उस समय। और यही कारण था कि हम हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ थे, इसलिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए 33% जंगलों का होना बहुत ज़रूरी था। आज बहुत सरकार कोशिश कर रही है तो 16% जंगल तक हम लोग ले आए हैं, तो आप जोड़ सकते हैं हम कितना शॉर्ट हैं। और यहाँ पर एक और विचित्र बात मैं कहना चाहता हूँ जो आप लोग जानते हैं लेकिन हो सकता है नहीं कहते होंगे। आज से 200 वर्ष पहले हमारे लोग, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, 7 फीट के जवान हुआ करते थे, 75 जवान लोग करते थे। शायद आज 7 फीट का कोई आदमी यहाँ नजर नहीं आएगा। एवरेज हम लोगों का हाइट हो गया है 5.5 फीट या 6 फीट। तो इस तरह से भी हम डाउन किए हैं। और लॉन्गेविटी का जहाँ तक सवाल है, हम लोग स्नीज करते थे, छींक देते थे तो आशीर्वाद मिलता था, सत्तन जीवा, यानी 100 वर्ष जियो, 125 वर्ष हम लोग जीते थे। आज हमारी लॉन्गेविटी क्या हो गई है, बहुत दवा दारू चलती है तो 70 वर्ष की लॉन्गेविटी हो गई है। तो कहने का मतलब कि उस समय वायु प्रदूषण नहीं था, ग्लोबल वार्मिंग का मामला नहीं था, जंगलों की संख्या अधिकांश थी, शुद्ध हवा लेते थे, और बेरोजगारी की मामला नहीं थी, टेंशन में हम लोग नहीं रहते थे, हमारा समाज उन्नत हो जाता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत युग के बाद कोई इस पर ध्यान नहीं दिया था। सब लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियों की बात करते थे, लेकिन हमारा नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जब तक सूक्ष्म और लघु उद्योग को हम प्रमोट नहीं करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ के अधिकांश लोगों को नियोजन नहीं मिलेगा और शुद्ध हवा नहीं मिलेगी,
तब या शुद्ध खान पान नहीं मिलेगा तो तब तक हम ठीक नहीं होंगे। और इसी के लिए उन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का विभाग का गठन किया। और हम कहना चाहते हैं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में भी मध्यम उद्योग मात्र 20% का योगदान है इस विभाग में, बाकी 80% का योगदान हमारे सूक्ष्म और लघु में है। और क्यों न हो, हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारा विभाग का क्या हिसाब है कि आप जानते हैं कि जो जीडीपी हमारा है, जीडीपी में किसका क्या योगदान होता है, तो उसका बड़ा योगदान, बड़ा महत्व माना जाता है। हमारा ये विभाग है, उसका 30% और उससे अधिक योगदान है जीडीपी में भी। दूसरे रूप में आप कहें कि खेती के बाद सबसे बड़ा नियोजन करता, सबसे बड़ा आय देने वाला, सबसे ज़्यादा जीडीपी को समर्थन देने वाला विभाग हमारा एमएसएमई है। उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग में हम 35.4% का हमारा योगदान होता है। तो आप जोड़ लीजिए कि हमारा एमएसएमई का क्या महत्व है जब हम 35 पॉइंट समथिंग का योगदान देते हैं। उसी प्रकार से हमारा एक्सपोर्ट में कोई भी राज्य, कोई भी देश समृद्ध सभी माना जाता है जब उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। इंपोर्ट करने वाला देश कमज़ोर माना जाता है। तो आप जोड़ लीजिए कि जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा बिहार और हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और आप जैसा कहा, हम तो कल ही पेपर में देख रहे थे कि अभी हम 5वां अर्थव्यवस्था हैं संसार का, हम चौथा व्यवस्था में बहुत जल्दी होने जा रहे हैं। और तीसरा का लक्ष्य है कि 2030 तक के हम लोग तीसरा हो जाएंगे और 2047 तक हम संसार का प्रथम अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ये है। तो उसी में मैन्युफैक्चरिंग में आप जोड़ लीजिए 45.73% हमारा योगदान है। तो इसी से आप समझ सकते हैं, ये तीनों डाटा ऐसा बतलाता है कि हमारा एमएसएमई का आज आर्थिक जगत में क्या योगदान है। और जैसा कि पृष्ठभूमि में बतलाया, उस पृष्ठभूमि के अनुसार आप हम कर सकते हैं कि आज उसकी आवश्यकता है। और नहीं तो रामदेव बाबा कहा करते हैं, हम लोग कहा करते हैं कि हम लोग पेट में दवाओं का एक तरह से दुकान खोल रखा है, इतनी दवा हम लोग खाते हैं। सबसे पहले तालियां, क्योंकि शायद इसे ही बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड जैसे खिलाड़ी, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने जीवन की चुनौतियों को बताते हुए एमएसएमई का महत्वता बताई है। लेकिन सर ये बात भी सही है कि एमएसएमई के साथ साथ आपकी महत्वता भी एनडीए में बहुत ज़्यादा है। तो इसी से समझना चाहेंगे, अक्सर ये चर्चा उठती है बार बार कि एनडीए में वो बात नहीं रही जो मोदी 2.0 में थी। एनडीए परिवार में शायद उतनी निकटता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई दरार बीच में है। यही वजह है कि कई बार कहा जाता है कि पर्दे के पीछे क्या नीतीश जी पता नहीं क्या मूड है, या ये कहा जाता है टीडीपी का क्या मूड है। तो आप क्योंकि परिवार के सदस्य हैं, एनडीए कितना मजबूत है या कितने चिंता की बात है एनडीए के लिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? देखिए, यहाँ पर मैं अपना अनुभव की बात बतलाता हूँ। शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को कम पता होगा कि 44-45 वर्ष का राजनीतिक लाइफ मेरा है। 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रह चुके हैं। ये पार्लियामेंट में पहली बार आए हैं। कहने का मतलब कि 44-45 वर्ष से राजनीति में हैं और उसके पहले और कोई सेवा में थे। 80 वर्ष का मेरा उम्र है। इस 80 वर्ष की उम्र में मैं महसूस किया है कि घर का मालिक अगर मजबूत है तो उसके सदस्य कहीं इधर उधर नहीं जा सकते हैं, घर बहुत सक्सेसफुली चलेगा। तो आज नरेंद्र मोदी ऐसा टॉवरिंग पर्सनालिटी, चमत्कारिक पर्सनालिटी, ईश्वरीय गुण से युक्त पर्सनालिटी आज भारत को मिला है। कोई इधर उधर नहीं हो सकता है और नहीं है। एनडीए हमारा एकदम सशक्त है। सर ये तो तय है कि अभी और आने वाले कुछ साल घर के मालिक नरेंद्र मोदी रहेंगे, जो कि बेहद मजबूत है। लेकिन सीधा सवाल, और भाषा मीडिया की, क्योंकि वही पढ़ते लिखते हैं, पलटू राम कहा जाता है नीतीश जी को, क्या वो पलट सकते हैं? क्या वो परिवार से बाहर जा सकते हैं? सर हाँ या ना में अगर बताएंगे तो मेरे दर्शकों को बहुत आसानी होगी। देखिए, इसमें हम 2 उदाहरण देना चाहेंगे। जैसा हमने कहा कि अनुभव की बात, आज से 40-45 साल पहले कुछ समाजवादियों के संपर्क में हम लोग थे जी। उन लोग कहा करते थे कि अगर तालाब में पानी जमा हो रहा है तो वो गंदा हो रहा है जी। उसको साफ कर दो, स्वच्छ पानी मिलेगा। बिल्कुल। फिर 67 के आसपास में हमारे यहाँ बिहार में महामाया बाबू नाम करके एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
वो भी बहुत सी पार्टियां उन्होंने बदली थी। उनसे जब पूछा जाता था तो कहते थे कि लार्जर इंटरेस्ट में हमको 100 बार भी बदलना पड़ेगा पार्टी तो हम बदलेंगे। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जब जब भी बदले हैं पार्टी तो लार्जर इंटरेस्ट राज्य के इंटरेस्ट में उन्होंने किया है। इसलिए उनको अगर कोई पलटू राम कहता है तो उनके मन की वो विषाक्तता है, मन का मन कहीं कलुषमा है। लेकिन नीतीश कुमार जी में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। आज 19 वर्ष से राज्य चला रहे हैं, बहुत ढंग से बिहार चल रहा है, विकास वहाँ का बढ़ा है, नारी शक्ति आगे आई है, विद्यार्थी शकुन से काम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, सब तरह से हम लोग ठीक हैं। कहने का मतलब कि 1000 लोग पलटू राम कह दे, 1000 लोग कुछ कह दे, लेकिन जो भी उन्होंने किया है राजहित में किया है, अपने लिए नहीं। हम कहना चाहते हैं बहुत फख्र के साथ कि उनको न बेटी की चिंता है न बेटा की चिंता है। प्रायः वो कहते हैं कि 14 करोड़ जनता बिहार की हमारे परिवार हैं। तो सर फिर जिस तरीके से आपने एक बहुत ही खूबसूरत पॉलिटिकल लाइन दी है कि लार्जर इंटरेस्ट में जो किया है अब तक किया है, तो क्या उनकी यात्रा शुरू हो गई है? वो अपने अति पिछड़े वोट बैंक को एक बार फिर जगाने मिलने जा रहे हैं। तो क्या उस लार्जर इंटरेस्ट में छोड़ सकते हैं एनडीए को, उस लार्जर इंटरेस्ट में कि मैं अपने वोट बैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा? नहीं, देखिए, हम आपको फिर कुछ पीछे ले जाना चाहेंगे। जब राजा लोग रहते थे तो आम जनता की बात को सुनने के लिए बेस बदल करके गाँव में घूमते थे और जानते थे कि वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं। तो नीतीश कुमार एक अच्छे प्रशासक हैं, वो जानना चाह रहे हैं, बहुत तरह की बातें उठ रही है तो जा करके धरातल पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के बात उन्होंने किया है, आज जीविका दीदियां हैं और लोगों को आगे बढ़ाने की बात की है। तो सब लोग के बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि क्या इनकी स्थिति है, तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद यदि उनको समझ में आएगा सुधार की जरूरत है, तभी 1 साल शासन का है, अपना सुधार करेंगे। सर, इस सुधार से संबंधित एक सवाल, कल मैं नीतीश कुमार जी के एक बेहद करीबी पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ बात कर रही थी, तो उनका एक मानना था, सुझाव कह ले मानना था, उनका ये मानना था कि हम किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते पॉलिटिक्स में, और वो भी तब जब चुनाव ऑलमोस्ट सिर पर खड़ा हो। तो ऐसे में उनका ये मानना था कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो क्यों नहीं एनडीए मिलकर बिहार में कोई ऐसी एक सभा करे जिसमें जो दलित हैं, अति पिछड़े हैं, बड़ा वोट बैंक है, अति पिछड़े 36% के आसपास हैं, 20% के आसपास एससी हैं, तो उनसे ये कहा जाए कि अगर ठेस पहुंची हो तो खेद प्रकट करें। तो आपको लगता है एनडीए को, एनडीए के नेताओं को खेद प्रकट करना चाहिए बिहार की जनता से? कहाँ ठेस लगी है, कहाँ ठेस पहुंची है? मैं तो अपने जो अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि बिहार के राजनीति में या भारत के राजनीति में आम जनता को कहीं ठेस पहुंची हो, अन्य लोगों को, नेताओं को कहीं ठेस पहुंची हो, ऐसी वारदात हमारे दिमाग में तो नहीं है। अगर ठेस की बात है तो उसको स्पष्ट कर कीजिए आप। तो आप ये बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे आप उनके बीच में हैं, तो आपको लगता है कि इस बयान को विपक्ष तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है, ऐसा कोई नुकसान पार्टी का नहीं हुआ? देखिए, जब बात आगे बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि हम कुछ आगे बात आपसे करना चाहते हैं जी। ये भारत के राजनीति में अभी मैं यही समझता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं उनके पास कोई इशू नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी अपने नेतृत्व और कला और कलात्मक भाव से ऐसा काम कर रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को एकदम मूक बना दिए हैं, मूक बना दिए, मूर्ख नहीं शब्द सोच लिए, मूक मतलब उनका मुंह बंद कर दिए हैं कि वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। कैसे बोलेंगे? तो जैसे अभी हाल में अब हम ही चर्चा चला देते हैं, वो आप लोग चलना चाहते हैं कि वो अभी हम पार्लियामेंट में थे, हम राज्यसभा में अमित शाह जी की बात सुन रहे थे। एक बात उन्होंने कह दी कि भाई आप लोग अंबेडकर की बात करते हैं, तो अंबेडकर जी को आपने क्या किया? अंबेडकर की बात जो करते थे, अगर आप करते तो आपका कल्याण होता। कौन बड़ी बात है? हम देहात में हैं, बहुत ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं, हम लोग भी कभी कहते हैं, आप जान लीजिए कि मैं पुजारी नहीं, पूजा नहीं करता हूँ, बट भगवान की सत्ता में विश्वास करता हूँ। हम भी बहुत लोगों को कहते हैं, अरे क्या है भगवान, भगवान कौन करते हो यार? भगवान जो चाहते हैं वो काम करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ये कोई गलत बात है क्या?
तो उसी प्रकार से बाबा अंबेडकर के बारे में जो उन लोग कहा करते हैं, तख्ती लेकर के चलते रहते थे कि बाबा का अपमान किया। क्या बाबा का अपमान किया? हम कांग्रेस में थे, हम 95 तक कांग्रेस में थे। जब 95 में थे तो हम अपने कांग्रेस वालों से पूछते थे, क्योंकि एक गलत लत है हम में कि हम कुछ अपने साथियों को भी अगर अच्छी बात होती है तो बोल देते हैं। इससे कहीं कहीं हमको मार खाना भी पड़ा है। तो हम बोलते थे कि भाई इंदिरा जी ले लिया भारत रत्न की उपाधि, जवाहरलाल जी ने ले लिया भारत रत्न की उपाधि, और जो संविधान को बनाया है, संसार का सर्वोत्तम संविधान है, उस संविधान में जिसमें हम शेड्यूल कास्ट को आरक्षण की बात आई है, हमारा नेता यानी अंबेडकर साहब ने तो 1932 के पूना पैक्ट में तो सेपरेट इलेक्टोरल की बात की थी। सेपरेट इलेक्टोरल पर उनको किसी प्रकार से लोग इधर उधर कर दिए, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और कॉम्प्रोमाइज़ में आरक्षण आया। आरक्षण को लेकर के चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज यहाँ भी आप लोगों के सामने, इतने बड़े मजलिस में भी, कि अगर आरक्षण नहीं होता तो शायद जीतन मांझी यहाँ पर नहीं आता आपके नज़दीक में। ऐसे करने वाले अंबेडकर को उन लोग कहते हैं कि गलत है, तो भाई आप उनको क्यों नहीं दिया? और 90 में जब यही कांग्रेस की सरकार जब हट गई तो उनको भारत रत्न की उपाधि मिली, तो फिर अपमानित कौन किया? अपमानित तो कर रहा है कांग्रेस वाले लोग। तो आवाज वही संविधान आरक्षण ना की बात लेके चल रहे हैं। आप ये मान रहे हैं ना कि अंबेडकर जी के विचार तो बहुत बड़े थे। आज आपने बदलाव बताया, आपने अपने बारे में बताया, लेकिन अब अंबेडकर जी की तख्ती लेकर चलना एक पॉलिटिकल फैशन हो गया है। आप ये मानते हैं वोट बैंक के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब सिर्फ देखिए, कहा जाता है कि अगर बबूल के पेड़ तक कहीं आम मिल जाता है तो आम के पेड़ तक बहुत कम जाना चाहते हैं लोग। तो वैसे ही गत चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, संविधान और आरक्षण को इतना ढंग से लोग ले गया समाज में कि थोड़ा सा भ्रम में लोग आ गया, जिसके चलते जो हम लोग चाहते थे कि एनडीए को जितना सीट मिले उतना सीट नहीं मिला। बावजूद उसके भारत की महान जनता ने हम ही को, एनडीए को ही शासन करने का अधिकार दिया। तो उसी के चलते वो लोग आज संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन अब भारत की महान जनता समझ गई है कि उन लोग जो भी कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों का जुमला है। सच्चाई यही है कि एनडीए और एनडीए के लोग ही हमारे अंबेडकर साहब का और संविधान का और आरक्षण का संरक्षक है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच में हमारे साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और आप ही से जुड़े कई विषयों पर चर्चा है, कुछ देर में आपसे भी करेंगे। तो मांझी साहब, एक चीज़ आपसे समझनी है, क्योंकि आपने 2024 का जिक्र किया। पहले आरक्षण विपक्ष ने उठाया, फिर संविधान उठाया, और उसको लेकर कहीं ना कहीं 240 पे एनडीए रह गई। आपने बहुत कोशिश की, हरियाणा और महाराष्ट्र में आपने उस नैरेटिव को बदल दिया, लेकिन अब एक बार फिर विपक्ष ये कह रहा है कि हम धर्म की काट जाति से करेंगे, मंडल का मंडल जो बिहार से शुरू हुआ। तो ऐसे में अगर विपक्ष एससी ओबीसी को ये समझाने में सक्सेस हो जाता है कि वो आपके हित के बारे में नहीं सोच रहे, तो क्या बीजेपी को, एनडीए को नुकसान होगा? देखिए, कहा जाता है कि काठ के हांडी में रोटी नहीं बनती है। तो उसी प्रकार से ये लोग, एक बार इनको मौका मिल गया गलतफहमी फैला करके कि एनडीए के सीट को थोड़ा मिनिमाइज कर दिए। लेकिन इतना तो जानना चाहिए कि सब कुछ होते भर में भी भारत की इतनी महान जनता है कि हमको सत्ता में आने का एक तरह से जगह दे दिया। ठीक है, हम लोग एनडीए के ही लोग हैं, इतना तो मानना पड़ेगा। अब जो तख्ती लेकर चलते हैं, रिजर्वेशन का मामला चलते हैं या अम्बेडकर की बात मानते हैं, हम समझते हैं कि भारत की जनता एकदम स्पष्ट सोच लिया है कि अम्बेडकर साहब को अगर बेइज्जती किया है, अम्बेडकर साहब को अपमानित किया है, उनको नीचे दिखलाने का काम किया है, तो ये कांग्रेस वालों ने किया है जो आज तख्ती लेकर के चल रहे हैं। वैसी परिस्थिति में भारत की जो महान जनता ने निर्णय लिया है, और हम समझते हैं कि 2025 के विधानसभाओं के चुनाव में और फिर आगे आने वाला लोकसभा के चुनाव में हम लोगों को या नरेंद्र भाई मोदी जी को निश्चित रूप में इतना ज़्यादा बहुमत मिलेगा, इतना ज़्यादा बहुमत मिलेगा कि जिसका विरोधी लोग कल्पना नहीं करते हैं। सर, बिहार और दिल्ली कितनी सीट पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? सर, आपने नीतीश कुमार जी का खुलकर समर्थन किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ वो इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो अभी सीटें आपकी। देखिए, हम लोग के यहाँ डेमोक्रेसी है जी, डिक्टेटरशिप नहीं है। फलना ऐसा कह देगा कि फलना लड़ेगा।
हम लोग के यहाँ बना हुआ है, तंत्र बना हुआ है। एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए की कोर कमेटी दिल्ली होती की 12 है, आरक्षित बैठक सीटों पर करेंगे। आपको मिलनी चाहिए सीटें। अब कितनी मिलनी चाहिए हम अपनी बात नहीं कर सकते। कल हमने एग्जीक्यूटिव की बैठक की है, उसमें कुछ तय हुआ है, कुछ और कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें तय होगा, और फिर उसके बाद जो हमारे एनडीए के साथी हैं उनसे वार्ता करके निश्चित रूप में हम लोग सम्मानजनक सीट लेकर के आगे बढ़ेंगे। और हमको विश्वास है नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है और जिस प्रकार से जीतन मांझी पर उनका प्रेम और श्रद्धा है, हम समझते हैं कि जो सीट जैसा हम लोग चाहेंगे वो मिलना ही मिलना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बातें बहुत हैं, अगली बार फिर करेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सारी इंटरव्यू के बीच में सबसे खूबसूरत बात है, जैसा मैंने कहा, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी जिन्होंने एनडीए को भी साथ रखा, नीतीश कुमार का भी सपोर्ट किया और आगे आने वाले दिल्ली और बिहार के चुनाव के लिए खुद के लिए सम्मानजनक सीटों की भी उम्मीद कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।